अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जनाब आपका जो हफ्ते का आगाज़ है वो हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन जो मुल्की सियासत है उसमें क्या तब्दीली होने जा रही है, आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में इसी हवाले से बात करेंगे। तो बड़ी खबर ये है कि 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जा चुका है और इस हंगामा खेज इजलास में क्या होने जा रहा है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि मुल्की सियासी जो मंजरनामा है वो किस हद तक तब्दील होता है। मगर मुल्की सियासत के लिए दुआ गो है कि जो भी हो, जो भी तब्दीली आए वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए एक अच्छा चेंज हो, एक अच्छी तब्दीली हो। अच्छा जनाब, एक तरफ तो जो है मुल्की सियासत में गहमा गहमी और हलचल और बहुत सारे सियासी तबसरे जारी हैं, दूसरी जानिब हम आपको बताएं कि पाकिस्तान में इस्लामी तंजीम OIC का इजलास भी होने जा रहा है, जहाँ पर शहरे इक़्तिदार में इतनी हलचल, इतनी हैपनिंग है। वहीं पर दूसरी जानिब ये इजलास और इक़्तिदार के ऐवानों में क्या होने वाला है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सहर कामरान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। तो जनाब 25 मार्च को इजलास तलब किया जा चुका है, आप लोग कहते हैं कि स्पीकर 22 मार्च को इजलास बुलाने के पाबंद हैं, इस पर अब क्या हिकमत अमली होगी? शुक्रिया बहुत बहुत नदिया। देखिए, बात यह है कि आइन मुकद्दम है और आइन का से इनहराफ नहीं किया जा सकता। आइन से इनहराफ की सज़ा और उसका जुर्म भी बिल्कुल क्लियरली वाज़ेह है आर्टिकल 6 में। बात यह है, जब स्पीकर को नोटिस टाइम पे मिल गया था और जो असेंबली का सेक्रेटेरिएट है उसने स्पीकर को लिख भी दिया था कि हमें जो है वो हो गया है हैंड ओवर हॉल और हम 14 तारीख को इजलास बुला सकते हैं और 18 को वोटिंग करा सकते हैं। जो स्पीकर ने वही किया कि अपनी जानिबदारी दिखाई। देखिए, आप इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन बीइंग अ स्पीकर आपको गैर जानिबदार रहना है, जो वो कभी नहीं रहे। और अभी भी जिस तरीके से पहले वो बिल बुलडोज करते रहे, उन्होंने अब आइन को बुलडोज करने की कोशिश की है। मैं ये समझती हूँ आइन जो है वो मुकद्दम है और आप ये क्या दिखाना चाहते हैं कि आइन को बुलडोज करके फिर किस किस्म के बच्चों वाले उन्होंने मजाक लिखे हैं कि जी इस्लामाबाद में पता किया कोई जगह नहीं मिली। मुतबादिल सेनेट का हॉल भी था, कन्वेंशन सेंटर भी था और हमने ये देखा भी कि कोविड के दौरान जो है इवन पंजाब असेंबली का इजलास जो है होटल्स में भी हुआ। देखिए, आइन जो है वो उसको आपको फॉलो करना है। अब ये समझते हैं कि हम आइन को भी ट्विस्ट करते हैं और बिल्कुल उससे पहले स्पीकर का बयान जो है वो हम सबके सामने है मीडिया पे कि जी मेरी मर्जी है मैं जब इजलास बुलाऊं, और अभी भी उनकी नीयत ये है कि ये इजलास बुला के बर्खास्त कर दें और उसके बाद जो है फिर नया इजलास अपनी मर्जी से बुलाएं। देखिए, इस तरह की चीज़ों से मामला जो है वो हल नहीं होते, बल्कि जो है मैं समझती हूँ माहौल भी कशीदा होता है और मामला भी उलझते हैं। और कोई भी अब OIC की हम बात कर रहे हैं, जो डेलीगेट्स होंगे जो यहाँ पे आ रहे होंगे, उनको भी जो ब्रीफिंग आ रही होगी वो क्या सोच रहे होंगे कि हम किस मुल्क के अंदर, किस दारुल खिलाफा के अंदर आ रहे हैं जहाँ पे हुकूमत वक्त जो है वो सिंध हाउस पे हमला करती है, पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला करती है, वजीर आजम साहब जो है वो ताने देते हैं, बताते हैं, लोगों को वायलेंस पे उकसाते हैं। मतलब बहुत ही मैं समझती हूँ कि ऐसा अगर ये सोचते हैं कि बाकी ममालिक जो है वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे या उनके सिफारत खाने उनको ब्रीफ नहीं कर रहे, तो मैं समझती हूँ कि आज के दौर के अंदर ये बात जो है सोचना अहमकाना बात है। सर साहिबा, खान साहब ने इससे पहले भी काफ़ी स्टेटमेंट्स दी और एक जो रिसेंट उनकी स्टेटमेंट है मैं उस पर आपका तबसरा, आपकी राय लेना चाहूँगी। वो कहते हैं कि मुनहरिफ अराकीन जो है वो अवामी दबाव पर वापस आ जाएं, वरना शादियों पर जाना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा। इसको आप धमकी समझती हैं या आप क्या समझती हैं? इससे पहले भी उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक अगर फेल हो जाएगी तो फिर अपोजिशन वाले जो है वो सोचे कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। तो ये किस तरह की स्टेटमेंट है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं कहूँगी इमरान खान साहब को फौरी तौर पे मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है। देखिए, वो वायलेंस पे उकसा रहे हैं, वो जो है मैं समझती हूँ कि आप ये देखें कि आप लोगों की ज़िंदगियाँ उनको दाव पे लगा रहे हैं। अभी आपको सब्र करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि जो लोग ऐवान में आते हैं वो आपको वोट देते हैं या नहीं देते। और पहली बात ये कि इमरान खान साहब ये क्यों समझते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर्स जो अवाम का वोट लेकर आते हैं वो उनके गुलाम हैं। देखिए, और जिस तरीके का उन्होंने रवैया किया, इस हुकूमत ने पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला किया, जब लोगों के चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया तो लोग अपनी फैमिलीज के साथ भी रहते थे। वो सिंध हाउस शिफ्ट हुए, सिंध हाउस पर इनके मेंबर्स ने हमला किया
और इमरान खान मुसलसल उकसा रहे हैं। अब खवातीन मेंबर्स के घरों पे जो है वो मतलब आप ये देखें, लोग दीवारें कूद के अंदर आ रहे हैं। नूर आलम को लोग जो है धमकियां दे रहे हैं। क्या हमारे सामने 1.5 साल पुरानी और 2 साल पुरानी नूर आलम की तकारीर जो रिकॉर्ड पर नहीं है? उन्होंने खुलेआम तनकीद की। इस तरह जो बाकी लोग हैं, उस दिन मेरे साथ वो थे, क्या नाम है उनका, हुसैन डहर, वो बता रहे थे, कहते हैं जी 12 MPs को बुला के इमरान खान साहब ने जो मीटिंग की, तो इमरान खान साहब कौन सी रिवायत कायम कर रहे हैं? और फिर आप रियासत मदीना का नाम लेके आप झूठ और तोहमत। चौधरी शुजात हुसैन ने भी सूरह हुजरात जो है वो पढ़ के सुनाई और उनको बताया कि ये चीज़ जो है इस्लाम में मना है। लेकिन आप एक तरफ रियासत मदीना का नाम लेते हैं, फिर आप तोहमत लगाते हैं, फिर आप जो है मुसलसल झूठ बोलते हैं, फिर अपनी मर्जी से आप ट्रांसलेट करते हैं, अपनी मर्जी से आप बताते हैं कुरान की आयत को। मैं समझती हूँ ये बहुत ही एक सीरियस मसला है। और फिर अब जिस तरीके से, यानी ये क्या कहना है, ही इज प्रोवोकिंग पीपल कि उनके बच्चों के साथ बुलिंग करो, उनके बच्चे स्कूल जाएं तो उनके साथ बदतमीजी करो, खवातीन बाहर निकले, कल कोई कहेंगे जी समोसों के साथ कोई आपको चटनी नहीं देगा, आपको मोबाइल फोन जो है उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, कोई आपको चार्जर नहीं देगा, आपके दुपट्टों को कोई पीको नहीं करेगा। व्हाट इज दिस? मैं नहीं समझती कि किसी मुल्क का जो है वो वजीर आजम जो होश और हवास में हो वो इस तरह की गुफ्तगू करे, फिर साथ में ये तमाम बातें करके कहते हैं मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ, तुम वापस आ जाओ। आप बाप बन के तो दिखाते रियासत का, आप जो है आपका लहजा, आपका तरीकेकार तो वो था। आप कहते हैं कि जी मैं तो इधर मजमा इकट्ठा करूंगा, आप पार्लियामेंट में 172 अफराद इकट्ठे अच्छा साहिबा खान साहब तो ये भी कहते हैं कि जो अगले इंतखाबात है उसमें भी उनकी हुकूमत कहीं पर जाने वाली नहीं है। बहरहाल ही तो वक्त बताएगा कि अभी आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है 25 मार्च के इजलास के बाद। मुझे ये बताइएगा कि आपके पास अरकान की तादाद कितनी है, नंबर अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए बात यह है कि हमारे पास वो वाला इल्म नहीं है जो इमरान खान साहब के पास है। हमें ये पता है कि हमारे तमाम मेंबर्स, आप ये देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम ने पजीराई की जब बिलावल भुट्टो जरदारी अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए, और कोई किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं, कोई प्रोवोक नहीं किया किसी को वायलेंस पे, कोई उकसाया नहीं। हालांकि आपको पता है आसफा बीबी के साथ वो हादसा भी पेश आया, लेकिन ही कंट्रोल्ड एवरीथिंग। और यहाँ पर भी आके नो कॉन्फिडेंस पेश की, पाकिस्तान के अवाम ने उसको सपोर्ट किया। फिर उसके बाद आप भी देखें कि तमाम अपोजिशन पार्टीज कर रही हैं, फिर इनके वो मेंबर्स जो कि अपने अपने घरों में भी मौजूद हैं और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे हैं कि जी हमने अपने इलाके में काम नहीं किया, हम महंगाई की वजह से अपने हलकों में नहीं जा सकते, आपकी नाकस कारकर्दगी और करप्शन की वजह से हम नहीं जा सकते। तो मैं समझती हूँ हर वो शख्स जिसको ये पता है कि वो वोट इसलिए लेकर आया था कि अवाम को सर्व करना है, वो कर नहीं पाया और वो जी शऊर है, वो डेफिनेटली जो है वो वोट करेगा इनके अगेंस्ट। सार साहिबा, आपकी अद्दी हैसियत इतनी हो चुकी है कि आप समझते हैं कि अगर काफ लीग और MQM कोई वाज़ेह ऐलान ना भी करे तो मुनहरिफ अरकान की मदद से हुकूमत पलट देंगे? देखिए मैं तो समझती हूँ कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके भी आप बयान देखें जिस तरीके से आ रहे हैं सामने, वो भी जो इमरान खान साहब ने अब रवैया अपनाया है ना, जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि अब इनके मेंबर्स खुद जो कल भी जो है वो स्पेस के और डिफरेंट क्लिप सामने आए कि वो इदारों पे, अदलिया पे, सियासतदानों पे हमले कर रहे हैं और जो गाली गलोच ब्रिगेड इन्होंने एक्टिव की है, उसके बाद तो मैं समझती हूँ कि कोई भी शख्स जो कि जिसका एक सियासी शऊर है और जो कि एक बुर्दबारी रखता है, वो मुश्किल है कि इमरान खान साहब के साथ जाए और वो इस किस्म के रवैये को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इमरान खान साहब रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं ट्रंप को, लेकिन ट्रंप को भी वो तमाम चीज़ों के बावजूद जाना पड़ा था। और इमरान खान साहब आप तो ने तो जितना नुकसान पहुंचाया और अब जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, मैंने पहला ऐसा वजीर आजम देखा है जिसकी ये तकरीर कि वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को प्रेस करे और पाकिस्तान टेलीविजन पे चले। यानी पहले वो नरेंद्र मोदी की फतह के, उसकी जीत के इलेक्शन में उसकी दुआ कर रहे थे, फिर कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील हो गई, वो कौन सी मीडिएशन करके आए उन्होंने पार्लियामेंट को नहीं बताया, फिर उसके ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं अपना सके, एक करारदाद नहीं पेश कर सके, और अब जो है अलग ऐलान, देखिए सिफारतकारी होती है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, उसके लिए सिफारती आदाब होते हैं। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने रवैया अपनाया है, इमरान खान साहब जो है सिर्फ डैमेज कर रहे हैं। अगर आपकी इतनी ही खित्ते के अंदर मजबूत पॉलिसी होती तो मुझे बताएं कि आपने CPEC के मंसूबों को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश क्यों की, आपने क्यों उनको डिले किया, क्यों आपके वजीर ने बोला कि इन पे करप्शन है, हम इनको दोबारा नेगोशिएट करेंगे, आपने चीन को भी नाराज किया, आपने सऊदी अरेबिया, यही 2019 में मैं आपको याद कराऊं, इमरान खान साहब ने
पैरेलल ओआईसी के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की और ओआईसी को डैमेज करने की कोशिश की। और आज जो है चेयरमैन के स्टेटमेंट को कि आप आइन के मुताबिक इजलास बुलाएं, उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही एक खतरनाक रविश है इमरान खान साहब की। और अगर ये समझते हैं कि बाकी लोग बिल्कुल नादान हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी बोलूँगा वही नैरेटिव बन जाएगा, ये एक गलत बात है, ये एक गलत बात है। और आप वो कहते हैं कि भारत में मुझे बताएं कब नरेंद्र मोदी ने आके स्टेज पे खड़े होके जो है वो किसी यूरोपियन मुल्क के खिलाफ या रशिया के खिलाफ या चाइना के खिलाफ या सऊदी अरेबिया के खिलाफ बात की है? नहीं, लोग बैलेंस पॉलिसीज रखते हैं, बिल्कुल अपनाते हैं, मगर इस किस्म की बातें नहीं करते। सर साहब, चूंकि वक्त कम है, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इजलास को, ओआईसी के इजलास को उन्होंने रोकने की बात की थी। जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान पूरी दुनिया से आ रहे हैं, यकीनी तौर पर उनके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है, मुनासिब बात नहीं है करना। तो हम तो पीपल्स पार्टी को वैसे भी बड़ी मेहमान नवाज पार्टी तस्वुर करते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी, जो स्टेटमेंट सामने आए हैं भुट्टो साहब का? देखिए नबिया, मैं वही आपको बता रही थी कि पीपल्स पार्टी एक बहुत जिम्मेदार बात है और ओआईसी के साथ हमारी बड़ी गहरी वाबस्तगी है, जिसको हम बार बार, क्योंकि आप ये देखें कि जो सरबराही कॉन्फ्रेंस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बुलाई, जिसकी आज भी पूरी दुनिया के अंदर धूम मची है, उस बस अभी तो इन्होंने उसी का जो है ऑफिशियल सॉन्ग जो है उसी को वो भी नहीं बना सके, वो भी उन्होंने वो जैसे पुरानी तख्तियों पे तख्ती लगाते हैं वो भी उन्होंने यही किया है। देखिए चेयरमैन ने क्या कहा था, चेयरमैन ने ये कहा था कि आप आइन के तहत 21 तारीख को जब इजलास बुलाएं तो आप उसी वक्त जो है इसको ले करें, आप आइन से इनहराफ ना करें। उन्होंने कहा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम वहां बैठेंगे। ठीक है, उन्होंने अगर का एक वर्ड था जो उससे चीज से मशरूत था कि आप आइन को सपोर्ट करें, और उसके बाद उसकी वजाहत भी फौरन दे दी। लेकिन उन्होंने उसको ट्विस्ट किया। क्या लोग भूल जाएंगे कि 2019 में आपने क्या किया? ओआईसी का कॉन्टैक्ट ग्रुप विजिट किया उन्होंने कश्मीर का, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ओआईसी के खिलाफ बयान दिया। इमरान खान साहब ने कोशिश की कि ओआईसी के मुतबादिल एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाए और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और आज भी इमरान खान साहब, अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी ख्याल होता है कि ओआईसी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा, आपने वक्त निकाला नियो पाकिस्तान के लिए, अपनी राय से आप आगाह कर रही थी सियासी सूरत हाल के ऊपर, तज्जिया और फैक्ट्स आपने शेयर किया हमारे साथ। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जिसके बाद आपको दोबारा करते हैं ज्वाइन, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अब हम आपको लिए चलेंगे सियासत के मैदान से जनाब खेल के मैदान में। और खेल के मैदान में भी हलचल है, जैसे कि सियासत के मैदान में हलचल है, लेकिन अच्छी बात यह कि खेल के मैदान से जो खबरें आती है वो थोड़ी सी ज़रा खुशगवार होती है। तो जनाब बात कर रहे हैं हम कराची टेस्ट में शानदार कम बैक के बाद अब जो पाक टीम है वो लाहौर में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेगी। तीसरा टेस्ट मैच है, 2 मैचेस ड्रॉ हो चुके हैं और कराची मैच में पाकिस्तान ने शानदार कम बैक किया। और 2009 के बाद कजाफी स्टेडियम टेस्ट मैच फाइनली मेजबानी के लिए अब तैयार है। और जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट में आमने सामने होंगे, उम्मीद है कि ये मैच भी शानदार होगा और बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी करेंगे। दो के एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है, जब आप अच्छी परफॉर्मेंस भी करते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए भी वो प्रेशर बरकरार रहता है। लेकिन आई होप कि पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी और जो क्रिकेट शायकीन है, क्रिकेट लवर है, वो लाहौर में मैच एंजॉय भी करेंगे। पिच के ऊपर खासकर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जब कराची मैच की बात हुई, कराची टेस्ट की बात हुई, तो पिच पर खासी तनकीद होती रही। जहां तक शायकीन क्रिकेट का सवाल है, क्रिकेट लवर्स ने ऑस्ट्रेलियन टीम को कराची में बेहद नवाजा और बड़ा अच्छा सारा सिलसिला रहा। अब देखना यह है कि लाहौर के जो लोग हैं, जो क्रिकेट शायकीन है, वो किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम की मेजबानी करते हैं। सो तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई है, जमी हुई है अब का जो टेस्ट मैच है, तीसरा टेस्ट मैच है उस पर। और देखना यह है कि क्या ये मैच नतीजा खेज निकलता है या ये भी ड्रॉ की जानिब बढ़ जाएगा। क्रिकेट मैच की सूरत हाल के ऊपर, पिच के ऊपर, खिलाड़ी कितने फॉर्म में है, इन सारी बातों पर तज्जिया लेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे।
काफ़ी देर के बाद जनाब क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान पहुंची है। बड़ा मैच है, बड़ी सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। और ख़ासकर जो पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस की बात की जा रही थी, काफ़ी तनकीद किया जा रहा था, लेकिन जो लास्ट मैच पाकिस्तान ने कम बैक किया, मेरे ख्याल से सबकी तनकीद को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए ओवरऑल, तो आपको पता है कि उन्होंने कितनी दाद समेटी है हर तरफ से, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान में तो उनकी ऑब्वियसली एक चाहने वाले और उनकी क्रिकेट के लवर्स हैं, लेकिन बाबर आजम ने मेरे ख्याल से मनवाया है पूरी दुनिया में कि वो पाकिस्तान टीम को, बाबर आजम 11 को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बड़ी एक स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है अगर देखा जाए, और बड़े एक फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं हमारे कप्तान और हमारी टीम भी मुकम्मल तौर पर। बहरहाल इस टेस्ट मैच के ऊपर हम तज्जिया लेंगे, और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ये मैच खेला जा रहा है। पाक ऑस्ट्रेलिया, एक और ज़बरदस्त टाकरा, एक और ज़बरदस्त मैच की जानिब तमाम क्रिकेट शायकीन की नज़रें टिकी हुई है। इस मैच के हवाले से पूरा तबसरा हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब शोएब जट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शोएब। बताइएगा कैसे देख रहे हैं आप पिच को, खासकर क्रिकेट जो कराची में हमने देखी, कराची के स्टेडियम में जो पिच पर जो तनकीद होती रही, उसके बाद लाहौर में किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? वालेकुम सलाम, थैंक यू नबिया। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जैसा पिंडी का टेस्ट हुआ, शोएब से हम बात करेंगे, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और बहुत सारे लोगों की ज़बानों पर चर्चा ये है कि मौसम सरमा के बाद अचानक से मौसम गर्मा की जो शिद्दत है उसमें बेजा इजाफा देखा गया, और जो मौसम बहार का एक जो मज़ा हमेशा से लिया जाता रहा वो इस बार मिसिंग था। और शदीद गर्मी की वजूहात के ऊपर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज में खुद भी देख रही थी, क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से ऑल ओवर बातचीत हो रही है, लेकिन ये किस हद तक मुतासिर करेगा क्लाइमेट चेंज के जो कॉजेज हैं और ये कितना डैमेज कर सकता है पूरी दुनिया को, इसके ऊपर हम बात करेंगे। खासकर पाकिस्तान और इस खित्ते के ऊपर कि इसमें क्या तब्दीलियां आ सकती हैं आने वाले वक्त में। वाटर क्राइसिस का भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है ज़ैनब वहीद, माहौलियाती तब्दीली के लिए काम करने वाली मारूफ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी मैं कहूँगी इनको, और साथ साथ ये भी बताऊँ कि ये एक्टिविस्ट हैं और कैम्ब्रिज की ये तालिबा हैं। इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बराए यूथ की जानिब से इटली की आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए भी मुंतखब किया जा चुका है। तो जनाब इन्हीं से हम जानते हैं। ज़ैनब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज से मुराद क्या है? ये पूरी दुनिया को क्या मुतासर कर रहा है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच पहले तो मुझे अपने पास बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए, बात करने के लिए। अब क्लाइमेट चेंज हम बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ग्लोबल वार्मिंग आती है, पोल्यूशन आती है, और एक बंदा जिसको नहीं पता ये सब क्या है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे इंसानों की एक्टिविटीज़ ने पोल्यूशन कॉज की। पोल्यूशन ने ओजोन लेयर जो कि दुनिया को सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाती है उसको मुतासिर किया। उसकी वजह से सूरज की जितनी तपिश नहीं आनी चाहिए थी दुनिया में वो आई, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, और ग्लोबल वार्मिंग ही को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में दुनिया का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है, जिससे एक नॉर्मल टेम्परेचर से जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके बेतहाशा मनफी असरात दुनिया पर मुरतब होते हैं, और जी बिल्कुल हर खित्ते पर मुरतब होते हैं। ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, सतह समुंदर में इजाफा हो जाता है जिससे सैलाब आते हैं। कुछ इलाकों में ये होता है, कुछ इलाकों में ये होता है दरिया सूख जाते हैं और कहत आ जाता है। और इसके अलावा इंसानी सेहत पे जितने असरात होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन हमें एक चीज़ भी नोट करनी चाहिए, और वो ये कि दुनिया के तमाम खित्तों में इस क्लाइमेट चेंज का बराबर असर नहीं होता। एग्जैक्टली, जहाँ से ओजोन लेयर ज़्यादा डैमेज है वहाँ पे ज़्यादा असर है, और जहाँ इक्वेटर है जो दुनिया का दरमियानी हिस्सा है, जो कंट्रीज़ वहाँ पे लोकेटेड हैं उनके ऊपर ज़्यादा
इसका नुकसान होता है। और पाकिस्तान कहाँ, इक्वेटर की अगर बात की जाए, से थोड़ा सा ऊपर है पाकिस्तान, तो यानी पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल होता है जो क्लाइमेट चेंज के सबसे ज़्यादा मनफी असरात कबूल करेंगे। वो ग्लोबल साउथ जो कि इक्वेटर से नीचे है उसको ग्लोबल साउथ कहते हैं, और उनमें जितने ममालिक आते हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़, उन पे भी इसका असर सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन ग्लोबल नॉर्थ जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकाज, वहाँ पे इतना असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर से दूर हैं। अच्छा, जैसे कि गर्मी की शिद्दत में बेजा इजाफा देखा गया, तो ऑब्वियसली जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और जो पोल्यूशन ने जिस तरह से आपने बताया कि ओजोन लेयर को डैमेज किया है, तो ये सब उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। और इसके असरात हमने इस बार मेरे ख्याल से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमने देखा कि मौसम बहार गायब हो गया। मार्च में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने इस तरह की गर्मी की जो इंटेंसिटी या शिद्दत है वो महसूस की है। क्या ये बढ़ता चला जाएगा? बिल्कुल। देखिए, मैं तो पाकिस्तानियों को खुशनसीब कहूँगी क्योंकि इस साल हमने पहली दफ़ा रियलाइज़ किया है कि ओ ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टेम्परेचर का अचानक इजाफा ये एक एबनॉर्मल सी बात हमें लगती है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक खुशनसीब मुल्क है जिस पर ज़रा देर से असर हुए हैं। बाकी ममालिक में बहुत अरसे से इसके असरात होते चले आ रहे हैं। मेरे डेलीगेट्स, मेरे फेलो डेलीगेट्स थे मिलान में, उनकी मैं एक कहानी पढ़ी थी, उन्होंने पोस्ट लगाई थी कि वो एक साहिल इलाके पे रहते हैं ग्लोबल साउथ में, और वहाँ ऐसा होता था 2 साल या 1 साल में एक दफ़ा सैलाब आता था और तबाही फैला जाता था। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अब हर महीने सैलाब आता है। वो सब कुछ, उनके घर, माल मवेशी, ज़िंदगियाँ सब बर्बाद करके चला जाता है। वो फिर अपने घर बनाते हैं, जैसे ही वो घर बना चुकते हैं फिर नया सैलाब आता है, सब कुछ तबाह कर देता है और वो फिर नया बनाते हैं। तो आप सोचें, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई सुकून नहीं है। आप घर बनाते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं हम इसमें रहेंगे, लेकिन नहीं, आप जैसे ही बनाते हैं वो तबाह हो जाता है। ये सिर्फ एक मिसाल है। इसी तरह कई ममालिक पर इसके बेतहाशा मनफी असरात हैं जिनका मुकाबला करना ज़रूरी है। अच्छा ज़ैनब, जैसा कि डेवलप कंट्रीज होती हैं वो अपने डैमेज को कंट्रोल करना जानते हैं, या उनके फाइनेंस या सारी चीज़ें वो कर सकते हैं रिवर्स बहुत सारी चीज़ों को। क्या हम इस डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं? और पाकिस्तान जो डेवलपिंग कंट्री, क्या हम ये खुमियाजा जो है जो हमने भुगत रहे हैं, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है, या कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे जब हम इसको ठीक करने की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि क्लाइमेट चेंज की वजह क्या बनी। क्लाइमेट चेंज की वजह बनी वो यूरोपियन ममालिक, वो आज के डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने पिछली सदी में सारी डेवलपमेंट अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन से हासिल कर ली थी। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से, मशीनी उनके इनकलाब से उनको तो फ़ायदा हो गया, वो तो डेवलप हो गए। उसके सारे मनफी असरात से क्लाइमेट चेंज कॉज हुआ और उसके मनफी असरात हम पे पड़ते हैं, हम जैसे डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे। अब हम ऐसे ममालिक हैं, हमारे पास इस चैलेंज से मुकाबला करने की रिसोर्सेज है ही नहीं, हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, लेकिन हम पे इसका असर सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक सोशल जस्टिस का मसला है। अब इसका अगर हमें अजाला करना है वो इस तरह के हम सारे जितने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इकट्ठा होके मैं उन्हें क्लाइमेट क्रिमिनल्स कहती हूँ, उन डेवलप्ड कंट्रीज पे प्रेशर डालें कि आपने हमें जो नुकसान पहुंचाया उसका अजाला करने के लिए हमें फाइनेंस दें। ये बात 2009 से चल रही है। ग्रीन क्लाइमेट फंड कायम हुआ था जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज ने वादा किया था हम हर साल $100 बिलियन देंगे इन ममालिक को क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए। लेकिन अब आई गेस कि अब कंट्रीज आर सीरियस ऑन इट। अब शायद वो इस मामले को संजीदगी से भी देख रही हैं, स्पेशली द डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अब उन पर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने हर साल $100 बिलियन देने का वादा किया था पिछले साल तक, वो टोटल $96 बिलियन भी नहीं दे सके। और वो सीरियस नहीं है। हर साल वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिसमें सारे डेवलप्ड वर्ल्ड के मिनिस्टर्स आते हैं और बातें करते हैं, और सिर्फ बातें ही करते हैं। वो जो वादे करते हैं उन पे अमल होता है वो हमें कभी नजर नहीं आया। अगर अमल नहीं होगा तो इवेंचुअली क्या होगा? इवेंचुअली हम जैसे ममालिक सबसे पहले इसका असर भुगतेंगे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मनफी क्लाइमेट चेंज के असरात उन ममालिक डेवलप्ड वर्ल्ड तक भी जाएंगे, और क्लाइमेट चेंज से इस सदी के आखिर तक दुनिया की 10% आबादी बिखर जाएगी, 1/3 जिंदगी का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। साहिली इलाके जैसे मियामी और ओसाका जैसे शहर वो हमेशा के लिए ज़ेर-ए-आब आ जाएंगे, और 4 डिग्री अगर हमारे ग्लोबल टेम्परेचर में मज़ीद इजाफा होता है तो मैमल्स यानी हम इंसान और जानवर, हमारा खात्मा हो जाएगा।
तो ये टेम्परेचर इवेंचुअली एवरी ईयर आप ये बढ़ता चला जाएगा? ठीक है, और ये कितना बढ़ता चला जाएगा कि इसकी कोई हद नहीं है, ये टेम्परेचर बस बढ़ता चला जाएगा। अलबत्ता हद जिस चीज़ की है वो है कि हमें इसको रोकना कहाँ है। हमें इसको रोकना है 1.5 डिग्री ग्लोबल टेम्परेचर तक, इसको रोकना है। और उसको पूरा करने की, इस गोल तक पहुंचने की टाइम हमारे पास कम होता चला जा रहा है। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो हमारे हाथों से मसला निकल जाएगा। अच्छा, वाटर क्राइसिस का भी हम जिक्र बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि सेव वाटर, क्योंकि अगर ये वाटर क्राइसिस का भी पूरी दुनिया को सामना करना पड़ रहा है, तो ज़ैनब इस बारे में भी बताइएगा। वाटर क्राइसिस इंडीड बहुत एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान में वाटर का जो इनफ्लो है वो 8% कम हो जाएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। और हम एक ज़राई मुल्क हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पानी पे डिपेंड करता है। पानी नहीं होगा तो हमारी खुराक में कमी आएगी, और गुर्बत आ गई इतनी है तो गुर्बत में मज़ीद इजाफा होगा, कहत में और खुराक की कमी में इजाफा होगा, और इसी तरह के असरात सारी दुनिया में भी आएंगे। और ये भी इवेंचुअली अभी जो है मेरे ख्याल से कि इसको भी, इस मामले को भी शायद जो डेवलप कंट्रीज हैं वो सीरियसली अभी इसको ले रही हैं, देख रही हैं। वाटर क्राइसिस से भी तो हमें बचना है, कि भी तो चैलेंजिंग सूरत हाल है जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, वहीं पर वाटर क्राइसिस को भी फेस करना पड़ रहा है हमें। जब हम अजाले की बात करते हैं, जब हम उनसे मुतालबा करते हैं कि हमें जितना नुकसान हुआ उसके हमें पैसे दें, हमें उसको ठीक करना है, तो उसमें ये ऑटोमेटिकली शामिल होता है पानी का भी मसला। क्योंकि देखिए, अगर पैसे आ भी जाते हैं, उन पैसों से सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, हम अपनी लैंड ठीक करेंगे, जो कल्चर, जो लैंग्वेजेस, जो आइडेंटिटीज क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्बाद हो जाएंगी, उनको कभी वापस नहीं लाया जा सकता। वाटर क्राइसिस से हम कैसे बच सकते हैं? वाटर क्राइसिस से बचने का वाहिद तरीका क्लाइमेट चेंज को रोकना है। क्योंकि वाटर क्राइसिस क्यों आता है? क्योंकि पानी खुश्क हो जाता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, दुनिया का दर्जा हरारत ज़्यादा हो रहा है। अगर हमें इसको रोकना है तो हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा, और क्लाइमेट चेंज को रोकने का वाहिद तरीका है एमिशंस को कम करना। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोल्यूशन और इमिशंस, कार्बन इमिशंस। फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, गाड़ियों से निकलने वाली कार्बन को इमिशंस कहते हैं, और इन इमिशंस से क्लाइमेट चेंज तो अगर ज़रा हम अब अपने पोल्यूशन पर कंट्रोल कर लें, जैसे कि खान साहब का भी एक विजन था मिलियन जो ट्रीज का और वो सारा, और अगर सब जो कंट्रीज हैं डेवलपिंग और डेवलप, अगर वो हम पोल्यूशन पे कंट्रोल करते हैं तो क्या हम इस डैमेज को स्लो डाउन कर सकते हैं? बिल्कुल, यही मकसद है। पोल्यूशन एक और नाम है इमिशंस का। इमिशंस जब हम बोलते हैं तो हम ऑन पॉइंट फोकस कर रहे होते हैं कार्बन इमिशंस पे। हमें तो इसमें तो ज़रा मेरे ख्याल से कि हर शख्स को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, कि आम इंसान भी अगर अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने में अगर किरदार अदा करे, सो डू यू थिंक कि डैमेज। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जो इमिशंस होती हैं ये सबसे ज़्यादा आती हैं हमारी फ्यूल्स, कोयले और तेल की इंडस्ट्रीज से। आम बंदा चाहे भी तो इन इंडस्ट्रीज को बंद नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट्स के इख्तियार में है। गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो इंसानों की ज़िंदगी और अपनी पॉपुलेशन की ज़िंदगी को अपने पैसों के मुफाद से ऊपर रखें। थैंक यू सो मच ज़ैनब वहीद, अपने टाइम निकाला नियो पाकिस्तान, और आप बता रही थी क्लाइमेट चेंज और जो एक पूरी दुनिया को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का, वाटर क्राइसिस। आई होप सो कि हम इस डैमेज को कंट्रोल कर सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन जनाब। बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, और इट्स हेडलाइन ब्रेक, इसके बाद आपको दोबारा करते हैं। जॉइन, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। आपको एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और कहते हैं कि अच्छी सेहत के लिए वर्जिश का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वर्जिश जिस्मानी सेहत के साथ साथ आपकी जहनी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो तो मेरे ख्याल से कि वो ही बेहतरीन अमल है। और जब भी हम योगा की बात करते हैं तो पाकिस्तान में समहाउ आई बिलीव कि योगा थोड़ी सी एक अंडररेटेड, अनफॉर्चुनेटली एक एक्सरसाइज है। क्यों है ऐसा, जबकि योगा के बेतहाशा फ़ायदे हैं, जहनी सुकून के हवाले से, स्ट्रेस रिलीफ के हवाले से, वेट रिडक्शन के हवाले से। आज हम इन सारी बातों का तस्करा करेंगे नियो पाकिस्तान में। जरूर देखिएगा पूरा सेगमेंट। हमारे साथ जनाब मौजूद है इंटरनेशनल ट्रेनर योगी नईम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहन अल्लाह का बड़ा करम, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे एक और भाई भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मुझे बताइए कि जो कैप आपने जो पहनी हुई है, ये जस्ट वैसे शौकिया है, फैशन है, या फिर योगा
ट्रेनिंग के हवाले से इसका कोई अमल दखल है? बहन 7 चक्रास, 7 एनर्जीज इंसान के अंदर मौजूद है, उनके मुख्तलिफ कलर हैं। हर चक्रा का एक अपना कलर है। जो क्राउन चक्रा है उसका कलर ये है। तो जब चक्रा के कलर को मैच किया जाए तो उससे फिर उस एनर्जी को एक्टिवेट किया जा सकता है, मुआवरत मिलती है। 7 एनर्जीज हमारी बॉडी के अंदर है और उनमें से जो एक एनर्जी है वो रिलेट करती है इस कैप के साथ। जी हाँ। अच्छा, और वो कौन सी एनर्जी है? क्राउन चक्रा, जो आपके मेंटली डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करती है। यानी कि हमारा जो जहनी, जो हम पुरसकून नहीं रह पाते, जहनी इंतशार का शिकार हो जाते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करती है? जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम। अच्छा। बहुत जल्दी, जो मूड स्विंग होते हैं। अच्छा, इसकी कोई हिस्ट्री है पूरी प्रॉपर? जी जी बिल्कुल। कलर थेरेपी योग का हिस्सा है। अच्छा। हम मुख्तलिफ कलर्स की थेरेपी करते हैं, जैसे आपको कपड़े में कौन से कलर पहनने हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपने खाने किस कलर के खाने हैं, आपने कमरे के कलर कौन से होने चाहिए, आपकी बेडशीट किस कलर की होनी चाहिए, आपको लाइट्स किस में रहना है, ये बाकायदा पूरा इल्म है कलर थेरेपी के नाम से योग में। बाकी जो आपने बात की एग्जॉस्ट हो जाते हैं मेंटली, हम बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह हम प्रेजेंट नहीं होते, लम्हा मौजूद में मौजूद नहीं होते। हम पास्ट की प्लानिंग में होते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग में होते हैं, जो पीछे गुजर गया या आने वाला कल, उसके लिए जब हम दौड़ रहे होते हैं हमारा मेंटली जो फ्रीक्वेंसी है वो तेज़ हो जाती है। अच्छा। बहुत बढ़ जाती है। पास में चले जाते हैं स्लो हो जाती है, फ्यूचर में चले जाते हैं मेंटली आप एग्जॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। उसमें आप उन एनर्जीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे ही आप अगर किसी को देखें कोई गहरी सोच में खोया हुआ हो तो उसकी आंखें रुक जाती हैं। यस, हाँ जी। आइज़ ब्लिंक नहीं करती। हाँ। और अगर कोई फ्यूचर की सोच रहा हो तो उसकी आइज़ ब्लिंक तेज़ तेज़ करती हैं। अच्छा। उसकी आइज़ कंट्रोल में नहीं रहती। अगर आपको ब्रेन को रोकना है तो अपनी आइज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके। आंखें खोल के देखना पड़ेगा, इर्द गिर्द देखना पड़ेगा। जैसे ही आप लम्हा मौजूद को देखेंगे आप मेंटली रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। हम आंखें खुली पे जब यानी कि हम मौजूदा लम्हे में नहीं होते, इसलिए हम एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं या स्ट्रेस में हमारी बॉडी जा रही चले जाते हैं। आपके लोड होता है ब्रेन के ऊपर। अच्छा। आपके नर्वस सिस्टम। तो इसके लिए हमें कौन सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? उसके लिए एक ब्रीदिंग है बड़ी जबरदस्त। अच्छा, हम अगर ट्राई करवाएं, हमारी ऑडियंस भी साथ में ज्वाइन करेगी? जी बिल्कुल, योगी ज़ाहद महमूद अभी करेंगे। अभी आप अल्टरनेट ब्रीदिंग करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल इनहेल करें। इनहेल स्लो करना है, बहुत तेज़ी से नहीं करना। लेफ्ट साइड से इनहेल करते हुए फिर आप रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करें और राइट साइड एक्सहेल। अच्छा, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और फिर राइट से इनहेल करेंगे। अच्छा योगी, इसका क्या फायदा होगा? ये आपके ब्रेन को बैलेंस करती है। आपके राइट ब्रेन ने आपकी लेफ्ट बॉडी कंट्रोल की हुई है, लेफ्ट ब्रेन ने राइट कंट्रोल की हुई है। इसको बैलेंस करती है, सिंक्रोनाइज करती है। आपके ब्रेन की और आपस में बॉडी की कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है इससे। अच्छा, और ये प्रैक्टिस हमसे कितनी देर करनी है? ये कम से कम 5 मिनट्स। और ये 5 मिनट्स की पूरे दिन में? जी जी। 5 मिनट की एक्सरसाइज या प्रैक्टिस हम कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम से कम, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ये आप कहीं भी बैठ के कीजिएगा, खड़े होकर नहीं कर सकते। सुकून से एनवायरनमेंट बनाकर करें। जी जी, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, नीचे बैठना जरूरी नहीं है। आपने लेफ्ट से लिया, राइट से एक्सहेल किया और राइट से लिया, लेफ्ट से निकाल दिया। ये आपका साइकिल चलेगा इस तरह, एक से लेके दूसरे से निकालते रहेंगे और जिससे निकला है उससे फिर लेंगे ऐसे। ठीक है। लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। ये अल्टरनेटिव ब्रीदिंग आपको जो है वो आपके ब्रेन को पुरसुकून करती है। और अगर इसको सोने से पहले किया जाए तो आपकी टैबलेट छूट जाती है, जो हम अक्सर नींद की गोलियां भी आदत इस्तेमाल करते हैं। और ये बेड पे लेटे हुए कर लें। अच्छा, बेड पे लेटे हुए भी? बेड पे लेटे हुए आप इसको जो है वो इसी रूटीन को आप अपना लें तो इससे आपकी मेंटली पुरसुकून होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और साथ अगर एक हाथ से आप ज्ञान मुद्रा लगा लें। अच्छा। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ये अच्छा, ये इंडेक्स, जो अपनी इंडेक्स फिंगर और आप थंब आपस में सिर्फ टच कर लें। अच्छा। जोर नहीं लगाना। अच्छा, इसको क्या करना है? सिर्फ टच करना है। इससे क्या होगा? इससे 5 एलिमेंट्स इंसान जिससे वजूद में आया, हरारत, हवा, रूह, मिट्टी और पानी, वो 5 एलिमेंट्स आपकी 5 उंगलियों में शो होते हैं। उनकी एनर्जीज यहाँ से निकलती हैं। अच्छा। अगर आप कभी इसको टच करें तो आपको वाइब्रेशन सी फील होगी। अगर आप फील करें तो ऐसे जैसे वाइब्रेशन सी हो रही है। ये एनर्जीज टकराती हैं आपस में। मैं ज़रूर चाहूंगी कि हमारे जो घर बैठे लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं वो भी हमें साथ साथ ज्वाइन जरूर करें। अच्छा, इसको ज्ञान मुद्रा कहा गया। ज्ञान मुद्रा इल्म। अच्छा। संस्कृत जुबान के लफ्ज हैं। ठीक है। संस्कृत सिंध की पुरानी कदीम जुबान संस्कृत है। ओके। तो ये इसकी शुरुआत भी सिंध से है, इंडस सिविलाइजेशन से। अब तो पूरी दुनिया में इसको जो है वो माना जा रहा है कि ये योग शुरू हुआ सिंध से। ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए योग मुद्रा का भी इस्तेमाल हम मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, हम डेली रूटीन में जैसे बहुत ज़्यादा लोग एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन का शिकार हो जाती है, उससे रिलीफ के भी कुछ पोजेज होंगे, मैं चाहूंगी अगर आप वो भी बताएं। अक्सर लोग बहुत हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं। उसकी एक वजह मैं बता दूं आपको, जो डिस्कस करना बड़ा अहम है। इंसान का पीस ऑफ माइंड क्यों खो गया?
क्योंकि वो बहुत सारी जहनी उलझनों का शिकार हो गया शायद। बहन एक वजह है, हाँ। इंसान अगर अपने रिश्ते बचा पाए तो कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं जाता। इंसान का पीस ऑफ माइंड जुड़ा हुआ रिश्तों के साथ। ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। हम रिश्तों को तोड़ना सीख गए हैं, जोड़ना नहीं सीखा। वेरी ट्रू। मटेरियलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा हो चुकी है शायद, दुनियावी चीज़ों में हम हमारे जो रिलेशंस हैं उसको ख़राब शायद हम कर जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है प्रॉब्लमेटिक हो गई है। जी, आपके पास दुनिया की सारी आसाइशें भी हों, हाँ। एक रिश्ता कम हो जाए, हाँ। तो आपका पीस ऑफ माइंड आपके पास नहीं रहता। आप अपने दिमाग में एक दुश्मन बना लें, हाँ। आपने बनाया है कि मेरा ये दुश्मन है, हाँ। आपका वो दुश्मन नुकसान इतना कर देगा कि आपको ज़ाहरी 10 दुश्मन भी आपको नुकसान नहीं कर सकते। वेरी ट्रू, वेरी स्किज़ोफ्रेनिक यही है ना कि हम एक बनावटी किरदार अपने जहन में बना लेते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, और वही हमारा दुश्मन, बेसिकली हम अपने आप के दुश्मन खुद बन जाते हैं। तसव्वुराती जिंदगी गुजारते हैं हम जी। हम जब सोचते हैं किसी ने मेरा नुकसान करना है तो वो नुकसान वो नहीं कर रहा होता, वो हम खुद कर रहे होते हैं, क्योंकि जो आप किसी के लिए नफरत रखते हैं, हाँ। उसको नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपके अंदर होगा। अच्छा, ये जो नेगेटिव वाइब्स है इसकी रिलीफ के लिए भी कुछ पोजेस आप हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, उसके लिए बताते हैं। नेगेटिव वाइब्स को रोकने के लिए आप सबसे जो अहम चीज़ है वो है सांस को निकालना। अच्छा। इंसान के अंदर जो कोई भी नेगेटिविटी दाखिल होती है वो नाक के ज़रिए से होती है। जब आप इनहेल करते हैं उसके ज़रिए से आप दूसरों की थॉट्स को इनहेल करते हैं। योग ये कहता है कि जब भी आप सांस निकालते हैं तो 10% आपके थॉट्स के सेल्स निकलते हैं। कोई भी इंसान कहीं पे रहता है, आपने देखा जो लोग ज़्यादा वक्त इकट्ठे गुजारते हैं उनकी सोचें मिलना शुरू हो जाती हैं। वेरी ट्रू। उसकी एक वजह है इनहेल एक्सेल। ये जो हिप्नोटिज्म है या टेलीपैथी, ये भी सांस के ज़रिए से इल्म चलता है। इसकी फिर ट्रेनिंग्स हैं, मुख्तलिफ हम करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बहुत उसकी बेसिक चीज़ बताने लगा हूँ कि जब आप एक्सेल करते हैं तो आपके थॉट्स के सेल्स निकलते हैं, और आप जब इनहेल करते हैं तो आप उस वक्त जो खला में आपकी लोगों की थॉट्स आ चुकी होती हैं उनको इनहेल करते हैं, उसको रीड करना आ जाए। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे निकालने की, क्योंकि हमने अपनी नेगेटिविटी को निकालना है। ठीक है। आज तक हमने लंबा गहरा सांस लेने की बात सुनी है, और मेरे ख्याल से शायद हमारे पास सो भी लेने का वक्त नहीं होता, वो जगह नहीं है अंदर स्पेस होगी तो ये आप लंबा सांस ले सकेंगे ना। कार्बन को निकालिए पहले। डीप ब्रीदिंग हमेशा कार्बन को निकालने से होती है, इनहेल करने से नहीं होती। अगर आप इनहेल करेंगे तो आपके अंदर स्पेस नहीं है, आप छोटा क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प पूरा सिलसिला चल रहा है। आई एम श्योर कि जितने इंटरेस्ट से आपकी सारी बातें सुन रही हूँ और हम प्रैक्टिस भी साथ साथ करें, आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस भी मजीद जानना चाहेगी, मजीद टेक्निक्स और ब्रीदिंग के मामलात और टेंशन और स्ट्रेस रिलीफ के पोजेस भी हम बात करेंगे थ्रू योगा। हम हमारे साथ मौजूद हैं जनाब योगी नियो पाकिस्तान में। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे और कुछ और पोजेस के ऊपर और योगा के हवाले से आपको मजीद टिप्स देंगे, तो साथ रहिए। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि योगा किस तरह से हमारी स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, या पीस ऑफ माइंड के हवाले से बात कर रहे थे। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात किया कि इसके मेंटली एंड फिज़िकली दोनों तरह से बेनिफिट्स हैं। अच्छा मास्टर जी बताइएगा हमें कि ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए योगा कितना फ़ायदेमंद है। इससे पहले तो हम ज़रा मेंटल हेल्थ के हवाले से भी बात कर रहे थे। बहन, आपके अंदर जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं जिस्म के अंदर, ये सारे के सारे ब्रेन के ज़रिए से आप जो है वो कंट्रोल किए हुए हैं। आपके मेंटली अटैचमेंट है बॉडी के साथ, जिससे आपके जो है वो सिस्टम को चलाया जाता है। कभी भी आप कॉन्शियस होकर किसी भी ऑर्गन को नहीं चलाते, अनकॉन्शियसली सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो उसमें आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अहम है। मैं यूँ कहूँगा कि आज की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी बीमारियाँ हैं, ये मैकेनिकल इशू नहीं है, ये सॉफ्टवेयर इशू है। हम मेंटली खो गए हैं पास्ट और फ्यूचर में, जिसकी वजह से हमारे जो एनर्जी दिमाग की है वो जिस्म के ऊपर कम काम करती है। हम वोल्टेज कम कर बैठे हैं अपने अंदर के, ब्रेन की अटेंशन नहीं है। योग ये कहता है कि आप हर लम्हे अपने साथ रहें, अपने दिमाग को अपने साथ रखें। अगर हम अपने साथ रखते भी हैं तो हम बहुत सारे लोगों को रखते हैं साथ, हम अकेले नहीं रहते। अगर आप फिज़िकली कोई वज़न उठा लें तो आप मुसलसल नहीं उठा सकते। तो आपके ब्रेन के अंदर कोई हड्डी भी नहीं है, उसके ऊपर आप कितना वज़न डाल देते हैं, हालांकि इसमें तो हड्डी मौजूद है, फिर भी आप वज़न नहीं उठा सकते। तो एक सोच का कितने केजी वेट है ये आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये अपने बस की बात नहीं है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, सोचें टेंशन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी हम एक पोज करेंगे, चाइल्ड पोज करें आप। चाइल्ड पोज
चाइल्ड पोज में आप बिल्कुल दोनों हाथ पीछे ले जाएं। अच्छा, ये वो पोजीशन है, ये आप आगे चले जाएं, झुक जाएं। ये वो पोजीशन है जो इंसान दुनिया में आने से पहले जिस पोजीशन में होता है, और इस पोजीशन में भी इस पोजीशन में होता क्या है कि इंसान सुनता तो सब है, रिएक्शन नहीं करता। अगर ये चीज़ इंसान के अंदर आ जाए कि सुनता तो सब है, रिएक्शन नहीं करता, तो पीस ऑफ माइंड से कभी भी दूर नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ये पोजेस अगर हम ठीक से नहीं कर पा रहे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा? इफेक्ट नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जो पोज जिस तरीके से है वो उतने वक्त के लिए सही तरीके से किया जाए। जी हाँ, ठीक है। तो अभी इसको जैसे नमाज में बैठते हैं, बैठ जाए, दोनों आपके पाँव पीछे होने चाहिए, आपके जो टोज़ हैं वो पीछे की तरफ निकल जाएं, और कमर को सीधा रखते हुए जितना आप आगे जा सकते हैं। अगर आपका पेट है तो आप घुटने खोल लें, अगर आपका पेट है तो घुटने खोल लें ताकि पेट को जगह मिल जाए। तो फिर आप कमर को सीधा रखते रखते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़िए। ठीक है, स्लोली मूव करना है, हमें मूव करना है। जी जी बिल्कुल, और मूवमेंट को फील करना है। ठीक है, आप मूवमेंट को फील करेंगे तो आप थॉटलेस हो जाएंगे। जैसे ही आप फिजिकली मूवमेंट को फील करते हैं, जैसे आप आर्म एक्सरसाइज और योग में फ़र्क क्या है कि आर्म एक्सरसाइज आप मेंटली कहीं भी हो, आपकी मूवमेंट है। योग ये कहता है कि आपने लाइव होकर एक्सरसाइज करनी है, अपने बॉडी के साथ आपने पहचानते हुए, अपने जिस्म को महसूस करते हुए आपने मूव्स करनी है। इसमें फिर रुक जाएं, जितना इजीली रुक सकते हैं, और नॉर्मल सांस लेते रहें। अच्छा, नॉर्मल जी जी, ये वो पोज है, ये आपकी दिमाग की उस सिचुएशन को दोबारा ले आता है जो आपकी माँ के पेट में थी, कि आप सुनते तो सब थे, रिएक्शन कोई नहीं करते थे। आज इसकी ज़रूरत है कि सुनने के बाद रिएक्शन ख़त्म हो जाए। हमारे रिएक्शन ने मारा हमें, रिएक्शन के बाद आपको पता है एक्शन तेज होता है। कोई भी एक्शन हो, उसका रिएक्शन हो, और उसका रिएक्शन के फिर एक्शन हो। जैसे एक बॉल को नीचे फेंका जाए और ऊपर हाथ रख दिया जाए तो वो स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर उस हाथ को हटा लिया जाए तो वो 2-3 दफ़ा उछलेगी, बॉल नीचे बैठ जाएगी। अच्छा, ये कितने बार हमने पोजेस करने हैं और कितनी देर के लिए करने हैं? ये 5 टाइम इसको कर लें, और इसमें एक दफ़ा में रुकें आप 1 मिनट, मतलब 5 मिनट्स के लिए सिर्फ इसको आप। और ये भी हमारी टोटल मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ये रिलैक्सेशन का पोज है, पुरसुकून करता है, पुरसुकून करता है। जी जी, ठीक है। इसके अलावा जी आप अभी बटरफ्लाई पोज में आए। ये जो अभी हम पोज करने लगे हैं, योग इसके बारे में कहता है कि ये जैसे हम अगर कोई कहता है कि मुझे शौक है, मैं सुसाइड कर लूँ, सुसाइड टेंडेंसी को कम करता है। ये आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती, आपको लोग अच्छे नहीं लगते, योग कहता है कि आप इस पोज को करें, आपका मूड खुशगवार रहना शुरू हो जाएगा, आपको चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी, आपको लोग अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट्स डेली इस पोज को कर लें, बटरफ्लाई पोज। क्योंकि आपके इनर थाई के मसल्स स्ट्रेच होंगे तो आप मेंटली पुरसुकून होंगे। आपके इनर थाई के मसल्स का डायरेक्ट ताल्लुक आपके ब्रेन के साथ, रिलैक्सेशन के साथ है। अच्छा मास्टर जी, जो हमारी बॉडी भी स्टिफनेस का शिकार रहती है, यूजुअली थकावट का शिकार रहती है, ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ भी हमारी, और टेंशन्स और बॉडी फटीग रहती है, अपर बॉडी भी अक्सर हमारी बहुत ज़्यादा स्टिफ रहती है, उसकी रिलैक्सेशन के लिए भी कुछ बताइएगा हमें, कुछ पोज। क्योंकि हमारे जो नर्वस सिस्टम है, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, 2 तरह के नर्व्स हैं। आपके ब्रेन से जो बॉडी के साथ कनेक्टेड नर्व्स हैं वो मोटर नर्व्स हैं। आपके ब्रेन का जो ऑर्डर मानती है बॉडी, मोटर नर्व्स के ज़रिए से मानती है, और जो सेंसरी नर्व्स हैं वो बॉडी का पैगाम आपके ब्रेन को देते हैं। दोनों नर्व्स का रिलैक्स होना बड़ा अहम है। आपके सेंस भी काम करते हैं और आपके जो बॉडी के ऊपर आपके इफेक्ट आ रहा है। जैसे मैंने बात की फ्यूचर की, जो लोग बार बार हाथ हिलाते रहते हैं, टांगे हिलाते रहते हैं, रुक नहीं सकते, बॉडी को अनकॉन्शियसली हिलते रहते हैं, इनका फ्यूचर का प्रॉब्लम होता है। ये फ्यूचर में रहते हैं, ये फ्यूचर में रहते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन का डायरेक्ट ताल्लुक आपके मोटर नर्व्स के साथ है। तो वो मोटर नर्व्स को ऑर्डर मिलता रहता है, क्योंकि ब्रेन जितना आपका हाई होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी, उतने ही आपके मोटर नर्व्स में हलचल आ जाएगी, तो उससे फिर प्रेशर पड़ता है। उन थॉट्स को रोकने के लिए हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी को रोकने की कोशिश करें, जो नमाज में इस्तेमाल हुआ। जैसे हमें कहा गया नमाज में आप खड़े हों तो आपकी हरकत ना हो, सीधे खड़े हो जाएं, रुकू में चले जाएं तो अपनी बॉडी को रोकने की कोशिश करें। जी अभी आप खड़े होंगे जाहिद साहब, अभी आप 1 लेग पोज करें। अब एक टांग पे खड़े होने में आपको कॉन्शियस होना पड़ता है, इसमें आप रुकने की कोशिश करें। सही। इसका क्या फायदा है? ये आपके ब्रेन को रोकने के लिए, जितना ऊपर हाथ ले जाएं और आंखें खोल के किसी भी चीज़ को फोकस कर लें, किसी भी चीज़ को फोकस कर लें नीचे, फिर आपका बैलेंस हो जाएगा। जब आप आंखें खोल के आंखों का इस्तेमाल करेंगे और आप अपनी बॉडी को रोकने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आप अपने ब्रेन को रोक पाएंगे। ये थॉटलेस हो जाते हैं आप।
थॉट प्रोसेस को रोकने के जितने पोजेज हैं, 1 लेग पोजेज हैं। 1 लेग पोजेज कई किस्म के हैं। जितना आप फिजिकली जिस्म को रोकने की कोशिश करेंगे, फिजिकली अपनी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेंगे, आपका ब्रेन रुकेगा। ठीक है। आपके मोटर नर्व्स के ऊपर आपका अबूर आएगा। ये 1 बाय 1 दोनों लेग्स के साथ हमने करना है? जी जी, पहले एक के साथ कर लें, फिर दूसरे पे कर लें। जब वो थक जाए तो फिर दूसरे पे आ जाए। ये 1 लेग पोजेस आपके ब्रेन को रोकने के लिए बहुत अहम है। आप लम्हा मौजूद में आ जाते हैं, आंखों खोल के आपने देखना है एक जगह पे, किसी भी जगह पे नीचे। अच्छा, जब हम अपने वेट लॉस की बात करते हैं तो थ्रू योगा वेट लॉस, क्योंकि इसमें इतने पोलाइट और इतने मतलब जैसे मेंटल पीस हमें मिलता है, उस तरह के पोजेज एंड पोस्चर्स कर रहे हैं। सो योगा से बहुत सारे लोग वेट लॉस भी करते हैं, वो कैसे पॉसिबल है? बहन, कभी भी एग्जॉस्ट होके कोई भी चीज़ कम नहीं होती, बल्कि स्वेलिंग हो जाती है। अगर आप बहुत टफ एक्सरसाइजेस करती हैं, आप कार्डियो करती हैं, एक तो उससे आपके हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। हार्ट बीट कभी भी ज़्यादा तेज़ नहीं करनी चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। मसल्स आपके स्वेल हो जाते हैं, मसल इंजर्ड हो जाते हैं, इंटरनल मसल इंजरी हो जाती है, जो कि फिर आपको अगली ज़िंदगी में जाके बहुत तंग करते हैं। जब आप थोड़ी सी एज में जाते हैं तो ये आपकी इंटरनल इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा सताती है। फिर आपको पूरा दिन दर्द रहता है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं जी मेरे बॉडी में वो सकत नहीं रही, वो ताकत नहीं रही। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि उसने मुशक्क़त की होती है ज़िंदगी में। जो मुशक्क़त है ये इंसान को तोड़ देती है। आपके इम्यून सिस्टम का भी गहरा ताल्लुक जुड़ा हुआ है आपके रिलैक्सेशन के साथ। जो इंसान मेंटली जितना पीसफुल है उतना ही उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट कर जाता है। आपने देखा, अचानक कोई खुशी मिले तो उस दिन तकलीफ भूल जाती है। हाँ। उस दिन कोई बीमारी याद नहीं रहती। आप अपने बड़ों को देखें, किसी भी वक्त जब उनको खुशी मिलती है तो उस दिन वो बड़ा अच्छा दिन गुजार लेते हैं। इससे जाहिर हुआ कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है आपकी रिलैक्सेशन के साथ, ना कि मुशक्क़त की एक्सरसाइज करने साथ। हम ये समझते हैं कि मुशक्क़त करने से हमारा, वर्कआउट करने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। नहीं, इससे ज़ीरो होता है। अगर आप मेंटली ना खुश हैं और आप मुशक्क़त कर रहे हैं ज़बरदस्ती, तो उससे बजाय वेट लॉस होने के आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, आपको गैसेज बनना शुरू हो जाएंगी। बॉडी के अंदर 84 टाइप की गैसेज हैं। जब गैसेज बनना शुरू होती हैं उससे आपका जिस्म और फूल जाता है और मसाइल आते हैं। अमा वाता, जिसको योग में कहा, आपके जॉइंट्स पेन, आपके आर्थराइटिस, आपको जितना ये प्रॉब्लम है ये सारे गैसेस की वजह से हुए हैं। और वेट बढ़ता है कई वजूहात से। गैसेस की वजह से बढ़ता है, पानी की वजह से बढ़ता है। अगर आप अगर मैं कहूँ कि कुछ 2-4 पोजेस वेट लॉस के, अगर वो भी आप शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ, ताकि उनको पता चले कि कितनी भागे जो जिम में जाके हम अपनी बॉडी को फटीग में ले जाते हैं, या हम घर में बैठे कितनी आसानी से हम योगा की एक्सरसाइज के थ्रू एक 15 मिनट या 20 मिनट के सेशन के थ्रू हमारा अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या वजन घटाने की तरफ भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। लेग्स ओपन कर लेंगे आप, लेग्स ओपन कर लें, खड़े होके, खड़े होके। दोनों हाथ अपने ऊपर लेके आएं और साथ में लाएं हाथों को। आप सीधी बॉडी रखते हुए हिप जॉइंट्स को मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके। स्ट्रेच रखेंगे बाजुओं को, बस यहाँ पे रुक जाएं और बाजुओं को जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं खींच के रोकें यहाँ पर। अब यहाँ पे आप रुकेंगे और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। इससे आपके जो कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाएंगे रुकने में। आप अपनी बॉडी को रोकने की कोशिश करेंगे। ये कम से कम 5 सेकंड रोकें। अच्छा। और मैक्सिमम 30 सेकंड रोक सकते हैं। 30 सेकंड जी, जितना आप इजीली कर सकते हैं। फिर आप आगे आएँ और रुकने की कोशिश करेंगे। और हमने बॉडी को लूज नहीं कहीं पे रखना, बॉडी को हमने खींच के रखना है। खींच के रखना, लूज नहीं करना। वेट लॉस हमेशा होता है। इससे तो हमारी बॉडी स्ट्रेच भी हो रही है, यानी कि जो हमारे मसल टाइटन है या टाइट है या जहाँ पे हमें तकलीफ है, स्ट्रेचिंग के थ्रू तो हम वैसे बहुत रिलैक्स फील करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो आप अभी पोज इन्होंने किया है, ये आपके ओवरऑल बॉडी को टाइट कर देता है। और हमेशा वेट लॉस होता है मसल्स को टाइट करने की वजह से। आप मसल्स को ढीला छोड़ देंगे, उससे वेट लॉस नहीं होगा। और कभी भी आप ढीला छोड़ के मसल्स को आप स्ट्रेच करेंगे, ढीला छोड़ के आप उसको झटका देंगे, जरक देंगे, तो उससे इंजरी हो जाएगी, मसल इंजरी हो जाएगी। ठीक है। तो इसके अलावा आप एक और पोज करेंगे, आप उसमें आए माउंटेन पोज में, और एक एक करके हील जो है वो टच करेंगे फ्लोर पे, एक एक करके हील टच करेंगे। एक लेग को राइज करें और अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ यहाँ रुक जाएंगे। ठीक है। इससे हमारा जो ये पेट पे और जो प्रेशर आता है, रिलैक्स। अब दूसरे, सही। और ये कितनी देर हमने करनी है एक्सरसाइज? जितना रुक सकते हैं आप आसानी से। अच्छा, साथ ये भी बताएगा कि बेस्ट टाइम कौन सा है अगर हमने योगा करना है? जब आपका फास्टिंग का टाइम हो।
आप कम से कम जो है वो खाना आपने 3 घंटे पहले खाया हो, ठीक है, और पेट आपका खाली हो, उस वक्त अगर आप करते हैं कुछ भी तो उससे आपकी ब्रीदिंग भी लंबी होती है। जब आप पेट भर लेते हैं खाने से तो आपकी ब्रीदिंग छोटी हो जाती है। अच्छा, प्लैंक पोजीशन भी योगा में आती है? हम जी बिल्कुल, प्लैंक पोजीशन भी आती है। इस पे प्रॉपर वर्कआउट है योग का, वेट लॉस का। वो 1-2 पोजेस नहीं है उसमें। और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारा स्टेमिना बढ़ता चला जाता है, जी जी, हम फिर हम उसको ऐड करते रहते हैं। ओके जी जी। आप दोनों इकट्ठे लेग्स को ऊपर लेके आए, बोट पोज। देखना ऊपर की तरफ है, पेट पे नहीं देखना। अक्सर लोग उसको पेट पे देखते हैं, ऊपर छत पे देखना है और इससे सीने का प्रेशर देना है पेट के ऊपर। जितने भी ये पोजेस हम कर रहे हैं इसमें जो ब्रीदिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं। नॉर्मल सांस लें इसमें, क्योंकि वेट लॉस में आप ब्रीदिंग रोकेंगे तो उससे आपका बीपी शूट कर सकता है। ठीक है, ब्रीदिंग को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, आप आसानी से बस जो है वो कर सकते हैं, जो सांस लेते रहें, रिलैक्स। सही। और दिन में हम एक सेशन कर सकते हैं, इसके 2 भी कर सकते हैं? एक सेशन। अब जैसे कि रमज़ान आगे आ रहा है तो बहुत सारे लोग अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए फास्टिंग में, ड्यूरिंग फास्टिंग आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। जी जी। ठीक। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अभी ज़्यादा लंबी फास्टिंग में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं इससे कि मसल स्ट्रेंथ हमारी कैसे बढ़ती है थ्रू योगा? मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे हमने मसल्स को अगर टाइट करके आप मूव करेंगे तो उससे मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमारा तो यही एक कॉन्सेप्ट है ना कि हम जिम जाएंगे और वहाँ पे वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारे मसल स्ट्रांग होंगे। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप देखें, जैसे मैं अब इसको यूँ पंच बनाऊँ टाइट करके और आहिस्ता आहिस्ता टाइट करके ऊपर लेके आऊँ। ओके, एंड आई कैन फील द वाइब्रेशन, यहाँ से भी महसूस हो रहा है। अच्छा, तो आप बगैर, तो ये बेसिकली बहुत स्लोली हमने करनी है विद पा। ओके, इंटरेस्टिंग। अब हमेशा स्ट्रेंथ आपकी जो ताल्लुक है, आप अगर कभी भी कोई मसल को यूज़ करें तो पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें और उस मसल्स को टाइट कर लें जिन मसल्स को आप करना चाहते हैं स्ट्रेंथ में। अब मैंने अगर इस बाजू को किया तो मेरी बॉडी बाकी जो है वो रिलैक्स है। मैं सिर्फ अपना, हम करते क्या है कि हम जब टाइट करते हैं पूरी बॉडी टाइट कर लेते हैं, उससे स्ट्रेंथ नहीं आती, उससे स्ट्रेंथ जाती है। आपने मसल एक को टाइट किया और आहिस्ता 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 आहिस्ता। ओके, और ये प्रैक्टिस कितनी देर के लिए करनी है? ये मैक्सिमम आप 5 टाइम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला न्यू पाकिस्तान के लिए और इतनी अच्छी टिप्स आप योगा से मुतालिक शेयर कर रहे थे हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे रूह अफ़ज़ा के किचन में, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद अब आपको लिए चलते हैं सीधा रूह अफ़ज़ा के किचन में। और अनम, आज चूल्हा बंद है तो इसलिए मुझे पता चल गया कि आज कुछ मीठा बनने जा रहा है। क्यों अनम? जी बिल्कुल, जिस दिन आपको मैं यहाँ वहाँ रिलैक्स होकर बैठी हुई नजर आऊँ तो उस दिन समझा करें कि रूह अफ़ज़ा के किचन में बेसिकली आज रूह अफ़ज़ा मॉकटेल बन रहा है। बेसिकली मॉकटेल जो होता है वो 2-4 फ्रूट्स को मिक्स करके जो है वो बनाया जाता है। सिंपल इसकी रेसिपी है, उसमें जाएगा ऑरेंजेस जाएंगे, स्ट्रॉबेरीज जाएंगी, पाइनएप्पल जाएगा, उसको पानी और रूह अफ़ज़ा, हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है डालकर अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद कोई भी वाइट सोडा आपने उसके अंदर ऐड करना है, उसको मिक्स करना है और उसको सर्व करना है। वेरी नाइस, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं साथ में। अच्छा जी, इसके अंदर सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरीज डालूंगी और साथ में इसके अंदर है पाइनएप्पल और ऑरेंजेस। ठीक है, 2 ऑरेंजेस है, 1 कप स्ट्रॉबेरी है और 1 टिन मतलब 1 कप के करीब जो है हमारे पास। ऑरेंजेस का सीजन अब तकरीबन आउट हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। और अब बहुत सारे लोगों ने अभी मतलब कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद एनी फ्रूट। जी बिल्कुल, आप इनको समर्स में, हाँ, जैसे कि पीच के साथ आप इनको रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि और थोड़े दिन तक जो है पीच आ जाएगा तो उससे बड़ा अच्छा सा इसका जो है वो फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। ओके, ठीक है जी। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर जो हमदर्द की हनी है वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। अच्छा, चाहे
में कोई सोडा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं? सोडा हम बाद में ऐड करेंगे अभी इसके अंदर। पानी इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ताकि वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। अगर आप इसके अंदर चाहें तो आप इसके अंदर जो पाइनएप्पल का जूस होता है वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा जी, अगर इसी टाइम में अगर आपने इसके अंदर आइस डाली, क्योंकि मेरे पास सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ था इस वजह से जो है मैंने इसके अंदर जो है वो आइस ऐड ऑन नहीं की। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये जो जूस है आप चाहें तो इसको ऐसे भी पी सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें व्हाइट सोडा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर जो है पहले इसको हाफ ग्लास से थोड़ा ज़्यादा जो है मैं इसके अंदर ऐड कर लूंगी। और अब इसके अंदर जो है कोई भी व्हाइट सोडा हम इसके अंदर ऐड ऑन मिक्स नहीं करेंगे, ब्लेंड नहीं करेंगे। ब्लेंड नहीं करेंगे, उससे क्या होता है कि कलर्स एक अच्छा सोडा हम बिल्कुल सर्विंग टाइम पे अगर ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आप देख रही होंगी कि अभी जो ग्रेजुअली जब ये अंदर जाएगा तो ये जो है बहुत अच्छा से इसका जो है एक कलर आर्टिफिशियल स्वीटनर चीनी ऐड की है आपने? जी बिल्कुल, इसमें मैंने चीनी ऐड की है। अगर हम चाहें तो हम रूह अफ़ज़ा की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ जो है आप चाहें तो इसके अंदर जो है ब्लैक सॉल्ट या व्हाइट सॉल्ट, मैंने व्हाइट सॉल्ट ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें ब्लैक सॉल्ट अच्छा, जैसे कि बहुत सारे लोग अगर कुछ डाइट करना चाहते हैं, अब रमजान शुरू होने वाला है और सब लोग अब तैयारियों में मसरूफ हो चुके हैं, तो हम इसमें सोडा स्किप कर सकते हैं, चीनी स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि रूह अफ़ज़ा का एक नेचुरल फ्लेवर है, तो हम उसकी क्वांटिटी ऐड करके बढ़ाकर तो हमारा एक फ्रूट्स के साथ जबरदस्त कॉकटेल बन सकता है। बिल्कुल, आप वो भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपने इसके अंदर से व्हाइट सोडा खत्म करना है तो आप कोई भी स्पार्कलिंग वाटर जो है वो इसके अंदर डाल लें, वो आपको वही फ्रिजी वाली लुक दे देगा। अदर रेसिपी सिंपल जी, 1 कप स्ट्रॉबेरी थी, तकरीबन 2 अदर ऑरेंजेस थे, 1 कप जो था वो पाइनएप्पल्स थे, उनको लेकर पानी डालकर तकरीबन 1 गिलास के करीब उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड किया है। 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो ऐड ऑन किया है। ब्लैक सॉल्ट या व्हाइट सॉल्ट थोड़ा टू टेस्ट डाला है, अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद व्हाइट सोडा डालकर अमेजिंग। थैंक यू सो मच अरम। इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।